डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको अपनी बीएड फर्स्ट ईयर की अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की फ़ाइल दिखा रही हूँ। देखो, ये अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की फ़ाइल है, ये मेरे फ्रंट पेज है। ठीक है, फिर मेरा इंडेक्स बना रखा है मैंने। देखो, ये पूरा इंडेक्स देखो। मैंने ये फाइल भी हिंदी में बना ली। इसका हिंदी में कंटेंट अवेलेबल था तो मैंने हिंदी में बना ली। इस फाइल को देखो, ये कंप्लीट इंडेक्स है मेरा। देखो, श्रम और श्रम की पहचान फर्स्ट टॉपिक था। इसमें श्रम के बारे में लिखा है क्या होता है और उसमें खुद की पहचान कैसे कर सकते हैं। दो टाइप से कर सकते हैं, व्यक्तिगत पर्सनलिटी। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल आइडेंटिटी होती है, एक होती है सोशल आइडेंटिटी। तो देखो, एक होती है सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी में क्या होती है, सामाजिक मतलब जैसे आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे है, मैंने ये पिक्चर लगा दी है। ये पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में। पर्सनल आइडेंटिटी में जैसे ये नहीं होता कि भाई मैं ईमानदार हूँ, मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ, ये सब खुद की एक आइडेंटिटी है। मेरा नाम जैसे राहुल है, मेरा नाम राघव है, तो ये सब क्या है, ये एक पर्सनल आइडेंटिटी है। सोशल आइडेंटिटी क्या होती है कि समाज में हमारी क्या इमेज है, यानी कि समाज में हम हिंदू है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, आदिवासी है, जो भी है, हमारी सोशल आइडेंटिटी है। ठीक है, फिर आता है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, भाई आत्मसम्मान क्या होता है, एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आत्मसम्मान। ठीक है भाई, देखो जैसे अब हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें पता हमारे अंदर क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो चीज हमारे को दूसरों से अलग कर रही है, वो चीज क्या होती है, आत्मसम्मान है। हमारे अंदर ऐसी कई शक्तियां होती है जो हमें अलग बनाती है, इन्हीं शक्तियों में से एक है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान कोई मतलब दृश्य थोड़ी होता है, अदृश्य शक्ति होती है जो कि आत्मसम्मान जो होती है मानव शरीर में एक अदृश्य शक्ति के समान काम करती है, जो कि दिखाई नहीं देती परंतु बहुत ही शक्तिशाली होता है। जिसका आत्मसम्मान होगा वो व्यक्ति अपने समाज में अलग पहचान बना ही लेता है। आत्मसम्मान को कैसे कैसे भाई अपनी क्वालिटी को पहचाने है, कोई हमेशा सच का साथ दे तो आत्मसम्मान डेवलप होता है, खुद की क्वालिटी को पहचाने, कम बोले, जो बोले सच्चा बोले, ईमानदारी से हर काम ईमानदारी से करे, और अपनी कमियों को, जितनी भी कमियां हर इंसान के अंदर होती है, कमियां ये नहीं है कि किसी के अंदर नहीं होती, कमियां होती है उसको दूर करने का प्रयत्न करे, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करे, अपने अंदर की आवाज़ को सुने। ये नहीं कि अपने मन में कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है, ऐसे तो फिर आत्मसम्मान थोड़ी डेवलप होगा। है अपनी क्वालिटी को समझना, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, और हमेशा सच का साथ देना, अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करना, श्रम की देखभाल करना, ये सब क्या है, आत्मसम्मान डेवलप करने की ही तो है। फिर हमारा आता है कि आंतरिक आत्म के विकास के पहलू। ये इसके विकास के क्या क्या पहलू है, आंतरिक आत्म के विकास के पहलू में खुद पर नियंत्रण कैसे रखे, सच का साथ दे, यही सब आंतरिक आत्म के विकास के पहलू है कि खुद को बेहतर बनाने का प्रयत्न करें, अपने लक्ष्य का आकलन करें, भाई तुम क्या करना चाहते हो, भाई अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, डर का सामना करना, ये सब क्या है, आंतरिक आत्म के विकास के पहलू है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जो भी कंटेंट लिखा हुआ है आपको अच्छा लग रहा है, मैंने ना वैसे गूगल करके लिखा था, बहुत सारा कंटेंट ढूंढ ढूंढ के लिखा भी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि भाई आप, अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं ये अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है। और इसमें कुछ बस आंतरिक आत्म विकास के पहलू में यही है कि भाई आप अपनी भावनाओं का अच्छी तरीके से सामना करते हैं तो वो एक आंतरिक आत्म विश्वास डेवलप होगा। खुद पर नियंत्रण करना, ध्यान दे, खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना, अपने लक्ष्य का आंकलन करना। अब क्या क्या होता है भाई, आत्म विकास मतलब कि क्या क्या तकनीक है, मैंने इसमें ये पिक्चर लगा दी कि भाई ऐसे जब योगा वगैरह से भी हम आत्म विकास डेवलप कर सकते हैं। वो कंफर्ट जोन में, हमेशा कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश ना करें, कुछ करने के लिए आगे बढ़े तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। श्रम के व्यवहार का आकलन करो, लक्ष्यों की स्थापना करो, अपनी शक्तियों का पोषण करना। ठीक है, आत्म विकास रणनीति। फिर आती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी देखो, ये टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जब हम बीएड के एग्जाम देते हैं तो उसमें भी बहुत बार पूछा जाता है कि पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी जो है वो एक अंग्रेजी का वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मुखुट्टा, एक तरीके का नकली चेहरा, पर्सनैलिटी।
ये लैटिन भाषा के परफोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुकुट्टा या नकली चेहरा। इसमें क्या होता है कि व्यक्तित्व जो होता है गतिशील होता है, व्यक्तित्व रुकता नहीं है, व्यक्तित्व हर टाइम पे चेंज होता रहता है। आज हम कुछ नहीं है तो हमारा व्यक्तित्व अलग है, कुछ थोड़े से मेहनत के हम बाद कुछ बन जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व अलग हो जाता है। हर टाइम पे व्यक्तित्व की परिभाषा बदलती रहती है, तो व्यक्तित्व कोई मतलब फिक्स नहीं है कि, और निरंतरता मतलब होती रहती है व्यक्तित्व के अंदर। व्यक्तित्व भाई जो हर तरीके के व्यक्तित्व के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एम्बीवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होते हैं कि अपने विचारों को ध्यान केंद्रित करने में अधिक सहज महसूस करते हैं, न कि बाहरी रूप में क्या हो रहा है। भाई वो क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट क्या होते हैं कि भाई हमारे अंदर बस अपने अपने में सीमित होते हैं, बाहर को पूरी दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं होता, बाहर की दुनिया में चाहे कुछ हो रहा हो वो अपने तक सीमित होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि वो सामाजिक मिलनसार टाइप के होते हैं, संतुष्ट चिंताओं से मुक्त रहते हैं, सामाजिक मिलनसार रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, चिंताओं से मुक्त रहते हैं। और एम्बीवर्ट क्या होते हैं, जनरली लोग एम्बीवर्ट होते हैं, कुछ बाहर की दुनिया से लेना देना है, कुछ अपने तक सीमित होते हैं, दोनों होते हैं कि भाई अपने से भी सीमित है, बाहर की दुनिया से भी लेना देना है, तो ऐसा रखते हैं। तो मोस्टली एम्बीवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, एम्बीवर्ट इंट्रोवर्ट भी होते हैं कि भाई हमें तो दूसरों से कुछ लेना देना ही नहीं है। इंट्रोवर्ट होते हैं उन अंतर्मुखी, अपने विचारों आंतरिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक सहज महसूस करते हैं, बस अपने विचारों पर ही, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक डिटरमाइनिंग डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, एक अच्छी पर्सनालिटी को कैसे मतलब हम निर्धारण कर सकते हैं, तो बस मस्तिष्क है, सामाजिक अनुभव है, संस्कृति का प्रभाव है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं ऐसे रोटेट भी करके दिखा रही हूँ। मस्तिष्क जो होता है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्धारकों में से एक है। आमतौर पर यह माना जाता है कि पिता और बच्चा लगभग एक ही प्रकार के मस्तिष्क का उत्तेजना को अपनाते हैं। बाद में मतभेद इस वातावरण का परिणाम है जिससे बच्चा बड़ा हुआ है। ठीक है, वातावरण में जो भी मतलब चेंज आते हैं तो वो मस्तिष्क पे, बच्चे के मस्तिष्क पे इफेक्ट डालते ही हैं। उसकी पर्सनैलिटी वातावरण के अकॉर्डिंग भी चेंज होती रहती है। मस्तिष्क तो है ही कि भाई पेरेंट्स का जैसा दिमाग होगा वैसे बच्चे का दिमाग होगा, बट ये कुछ एनवायरनमेंट, अगर वो डिस्टिंक्ट एनवायरनमेंट गया है, दो डिफरेंट एनवायरनमेंट में चला गया है, तो वो उसका माइंड जो है वो बच्चे का अलग ही काम करने लगेगा, मतलब वो पेरेंट्स से थोड़ा अलग ही काम करेगा। सामाजिक अनुभव जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब व्यक्तित्व का निर्धारण करने में भूमिका निभाता है। और संस्कृति का प्रभाव, आसपास की वातावरण संस्कृति का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पारिवारिक कारक, परिवार का माहौल कैसा है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि भाई व्यक्तित्व उसका कैसा होगा, और आनुवंशिकता, ये सब फैक्टर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो व्यक्तित्व के लिए गतिशील दृष्टिकोण, ये व्यक्तित्व के ये गतिशील दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं। समायोजन की योग्यता, आत्म चेतना, निरंतरता, अनुपमता, ये सब क्या है, एक्सीलेंट, स्ट्रॉन्गनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, गोल डायरेक्टेडनेस, ये सब क्या है व्यक्तित्व के लिए गतिशील दृष्टिकोण। सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए मैंने ये फोटो बनाई, ये मतलब मैंने खुद से बनाया, और ये देखो मैंने इसके लिख दिया कि भाई पर्सनल कंस्ट्रक्ट होते हैं कुछ फॉर्म्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन में जो होते हैं वो पर्सनल कंस्ट्रक्ट होते हैं, और एक होते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट। तो पर्सनल कंस्ट्रक्ट में क्या आते हैं, व्यक्तिगत निर्माण सिद्धांत बताता है कि लोग व्यक्तिगत निर्माण विकसित करते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। लोग तभी निर्माणों का उपयोग अपनी टिप्पणी और अनुभव को समझने के लिए करते हैं। जो हम जिस दुनिया में रहते हैं वह हम सभी के लिए समान है, लेकिन जिस तरह से हम इसे अनुभव करते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। सबके अपने अपने कंस्ट्रक्ट होते हैं हर चीज़ को लेके कि भाई ये अलग है, ये इस तरीके से, इसलिए पर्सनल कंस्ट्रक्ट अलग होते हैं। सामाजिक कंस्ट्रक्ट के समाज को जैसे सामाजिक कंस्ट्रक्ट में क्या होता है कि भाई लड़कियों क्या जो होती है वो जनरली गुलाबी कलर के कपड़े पहनना पसंद करती है, गुलाबी रंग उन पे जो पसंद है उनको, तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। और पर्सनल कंस्ट्रक्ट मतलब खुद का हो जाता है। सामाजिक मतलब सामाजिक में जो एक अवधारणा सी बनी हुई है, और लड़कों के लिए जनरली माना जाता है कि ब्लू कलर जो होता है वो लड़कों के लिए होता है, तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स से तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। ये आपको दिखा पूरा या नहीं दिखा देती हूँ है। और ये कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब वही होता है आदान प्रदान सूचनाओं का। ये भाई मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है,
मौखिक होती है वो बोले जाने वाली भाषा को माध्यम आदान प्रदान करते हैं विचारों का, लिखित भाषा में करते हैं। अमौखिक मतलब वही बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इसमें भी हम बॉडी लैंग्वेज से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मौखिक भी कर सकते हैं, मतलब अमौखिक का मतलब लिखित भी इसमें एक रूप आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं सॉफ्ट स्किल्स। कुछ सॉफ्ट स्किल है, नेतृत्व है, समस्या समाधान कौशल है, ये हमारी सॉफ्ट स्किल्स है। मैंने ये ट्री सा बना दिया है, सब देखो आपको कैसा लग रहा है। ये मैंने इसमें कुछ बना दिया। टीम वर्क में मैंने ये टीम वर्क की फोटो लगा दी। अनुकूलनशीलता, क्रिएटिविटी, और ये रचनात्मकता, इधर मैंने रचनात्मकता या क्रिएटिविटी के ऊपर पिक्चर बना दी और क्रिएटिविटी के बारे में लिख दिया है। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की इधर मैंने थोड़ी मेल लगा दी, और ये टाइम मैनेजमेंट के। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन तो मैंने इसमें बताया था, किसी वस्तु को मतलब आलोचनात्मक तरीके से सोचना, पढ़ना आलोचनात्मक चिंतन होता है। ये देखो, सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब होता है कि भाई हम किसी भी के प्रति एक मतलब दिखाते हैं ना, जब कोई सहानुभूति लेने की कोशिश करता है तो ऐसे हम बोलते नहीं है उसको सहानुभूति। दूसरे की भावना को समझने और साझा करने की क्षमता सहानुभूति होता है। ठीक है, संगठनात्मक कौशल, विभिन्न कार्यों पर केंद्रित रहने देती है, मतलब आपको विभिन्न कार्यों पर केंद्रित रहने देती है, और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने समय, ऊर्जा, शक्ति, मानसिक बोध क्षमता, भौतिक स्थान आदि का प्रभावी कुशलता के उपयोग करते हैं। ठीक है, ये संघर्ष समाधान है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस है। कार्य नीति है, इस ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है। ये एक्टिव लिसनिंग है, देखियो इसमें मैंने एक्टिव लिसनिंग की पिक्चर लगा दी, एक्टिव लिसनिंग के बारे में लिख दिया। लचीलापन, एक दो पिक्चर आप छोड़ भी सकते हो। इसमें मैंने क्या दिखाया है, इसमें मैंने सहयोग कौशल दिखाया है, ये दिखाया है। नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में लिखा मैंने थोड़ा सा, सहयोग कौशल, पारस्परिक संचार। अगर आपको ये वीडियो PDF भी चाहिए इसकी तो मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगी। इसमें मैंने क्या दिखाया, निर्णय लेने के कौशल और आत्मविश्वास भी। देखो इसका कितना मतलब कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो आत्मविश्वास जो होता है वो सबसे बड़ा पहलू होता है। देखो नहीं, कितना अच्छा लिखा हुआ है। लेखन कौशल, निर्भरता, इंडिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी। ये देखो, ये एक एज डिफरेंस दिखाया है कि देखो इसमें क्या है, अडल्ट चाइल्ड गैप में, अडल्ट चाइल्ड गैप में क्या है, पीढ़ी का अंतर वयस्कों की दुनिया और बच्चों की दुनिया के बीच का अंतर है। यह अंतर माता पिता और बच्चों के अस्तित्व के बाद से मौजूद है। बच्चों की अपनी सोच होती है और वयस्कों की अपनी मान्यताएं होती है। भाई ये जैसे दिखाते हैं कि जैसे अडल्ट चाइल्ड गैप क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे बच्चों और बुजुर्गों की एज में डिफरेंस है ना, तो उनके विचारों में भी भिन्नता होंगी। ये नहीं है कि उनके विचारों में, बच्चों के अलग विचार होते हैं, अब वयस्कों के अलग। इसलिए कुछ चीज़ों में देखा जाए तो ये अडल्ट चाइल्ड गैप बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर जाता है किसी सिचुएशन में। इसलिए पीढ़ी का अंतर वयस्कों और बच्चों की दुनिया के बीच का अंतर है। ये अंतर माता पिता और बच्चों के अस्तित्व के बाद से मौजूद होता है। जैसे दादाजी और पोते का एज डिफरेंस ज़्यादा होता है। कितना, एक बच्चा युवा इंसान है, उसकी उम्र 18 से कम होती है, दूसरी ओर एक पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, तो ये एज डिफरेंस के बारे में बताया है। उनके बीच के अंतर के कारण क्या है, समझ की कमी हो जाती है, पर्याप्त बातचीत नहीं हो पाती उनके बीच में। वयस्क और बच्चों के बीच महत्वपूर्ण अंतर। लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या हुआ है, आंतरिक नियंत्रण रेखा, बाहरी नियंत्रण रेखा। ये देखो लोकस ऑफ,
मैंने पूरा दिखाया है इसकी पिक्चर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए देखो मैंने योगा लगा दिया, सबसे अच्छा है कि योगा करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा। और टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन, तनाव को कम करने के क्या क्या कारण है भाई। तनाव जो होता है वो किस वजह से होता है, कोई भी चीज हमें प्राप्त नहीं हो रही है तो तनाव हो जाता है। मानसिक तनाव में कमी लाना और मानसिक स्थिति में सुधार करना तनाव मैनेजमेंट कहलाता है। तनाव का अर्थ क्या होता है, मन की व्यवस्था जो व्यक्ति को समायोजन के लिए मजबूर कर देती है, ठीक है, वो क्या होता है तनाव। तनाव को कम करने के लिए हमें योग करना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, पर्याप्त नींद व आराम लेने के लिए हमारा शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं और तनाव में भी कमी लाने में मदद मिलती है। अच्छा व्यवहार करें सबके साथ तो तनाव कम होता है। प्रतिदिन व्यायाम करें, पसंदीदा गाने सुने तो तनाव कम होता है, ठीक है। कभी कभी तनाव, हम नॉर्मल लाइफ में चलते चलते तनाव आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है कि सबको तनाव रहने लग गया, मतलब हो जाता है सबको तनाव, बट ये इसको मैनेजमेंट करने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। तो तनाव मैनेजमेंट की तकनीक बताई गई। विश्राम तकनीकों का अभ्यास करने के लाभ ये बताएंगे, इसको आप नोट कर लो। तनाव तो आजकल मतलब छोटे से छोटे बच्चों को देखते हैं तो वो तनाव में, टेंशन में, मैं टेंशन में हूँ, तो समझ सकते हो कि तनाव आजकल किस स्तर पर पहुंच चुका है। सबसे बड़ा जो तनाव का कारण है वो मैं ये भी बता देती हूँ, फोन भी बन चुका है आज की दुनिया में। फोन है, वो बच्चे पूरा दिन देखते रहते हैं, रेडिएशन से उनकी आंखें खराब होती है, तनाव होने लग जाता है बच्चों को। तो ये आज बड़ों में भी हो चुका है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सामाजिक संपर्क और समूह प्रभाव, तो ये सामाजिक संपर्क के बारे में बताया, समूह प्रभाव को बताया है कि सामाजिक बंधन, समूह निर्माण, ये मैंने पूरा दिखा दिया आपको। प्रतिभा, प्रतिस्पर्धा, बस ये फाइल यहाँ पे खत्म हो गई है, इसमें कोई खास नहीं, पिक्चर नहीं हुआ। फिर इसमें योगा के बारे में लास्ट में लिखा हो थोड़ा सा। श्वास व्यायाम होता है भाई। योग क्या होता है, युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जुड़ना, एकजुट होना। योग अनिवार्य रूप से एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक अनुशासन है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ये भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है। और ये मेडिटेशन, ध्यान, ठीक है। तो ये मेरी फाइल भी चेक हो चुकी थी तो मैंने आपको दिखा भी दिया, ये मैंने लास्ट में रेफरेंस लिख दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल KB स्टडी पॉइंट।